हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 4 में समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता पर किस प्रकार से किसी माध्यम का प्रभाव पड़ता है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अगर हमारे पास कोई परावैद्युत, थोड़ा इसको रिव्यू करें हम, कोई परावैद्युत प्लेट है कितनी मोटाई की, टी मोटाई की, ठीक है, और प्लेटों के मध्य दूरी जो संधारित्र की प्लेटें हैं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी है, ठीक है, और जो परावैद्युतांक है वो कितना भी कैपिटल के हो। तो धारिता का क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको ध्यान रखिए आप। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आपको मालूम है कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 रेज टू दी पावर -12 फैराड पर मीटर। क्लियर है। ये होता है बच्चों प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, और के होता है परावैद्युतांक, टी होती है मोटाई। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने देखा अगर n प्लेटें हों, प्लेटें कितनी हो, n प्लेटें हों जिनकी मोटाई T1, T2, T3 ऐसे Tn मोटाई वाली प्लेटें हों, n प्लेटें, और हर जो पट्टिका है, जो परावैद्युत प्लेट है, उसका जो परावैद्युतांक है T1 मोटाई वाली का K1, T2 मोटाई का K2, T3 मोटाई का K3, ऐसे Tn मोटाई का Kn, ठीक है। तो अगर इस तरह की प्लेटें हमारे पास हैं, प्लेटों के मध्य दूरी d है, क्षेत्रफल उनका a है, तो हमारे पास जो धारिता आती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, जो पहले वाला फॉर्मूला था d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, हमें पता है। तो d माइनस टी, अब टोटल दूरी कितनी है प्लेटों की, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 कहाँ तक, Tn तक। तो d माइनस टी, ये टोटल मोटाई हो गई, d माइनस टी प्लस क्या आता है, t अपॉन क्या आता है। तो अब हमारे पास अलग अलग प्लेटें, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, Tn अपॉन Kn, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूले ध्यान रखने, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस प्लेटों की मोटाई टोटल प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों, गोलीय संधारित्र, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। तो बच्चों अभी तक हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा है, जहां दोनों प्लेटें कैसी होती थी, समांतर होती थी। अब वहां प्लेटों क्या करती, वृत्ताकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र, ठीक है। तो संधारित्र का मतलब तो हमें पता ही है कि संधारित्र का मतलब क्या होगा, कि भाई संधारित्र का मतलब है कि दो चालक प्लेटें होनी चाहिए, दो चालक प्लेटें होनी चाहिए। क्लियर। संधारित्र कैसे बनेगा, दो चालक प्लेटों से, जिन पर क्या होना चाहिए, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए। विपरीत प्रकृति का क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए।
ये हमें संधारित्र की कंडीशन मालूम है। इस संधारित्र बनाने के लिए वी नीड टू कंडक्टिंग प्लेट, हमारे पास दो चालक प्लेटें होनी चाहिए और जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए और दोनों प्लेटें कुछ दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों प्लेटें अल्प दूरी पर हो, प्लेटें अल्प दूरी पर स्थित होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ बेसिक बातें हमें पता है। अब बच्चों हमें बनाना है गोलीय संधारित्र। तो नाम से क्लियर है कि भाई अब जो प्लेटें हैं वो गोलीय होंगी, स्फेरिकल होंगी, गोलाकार प्लेटें होंगी। तो गोलीय संधारित्र कैसा होता है? वही दो चालक प्लेटों का युग्म है, लेकिन अब प्लेटें कैसी हैं? गोलीय। तो गोलीय संधारित्र कैसे बनेगा? इसमें बच्चों दो सेकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक, दो सेकेंद्रीय गोलीय चालक प्लेटें होती हैं, धातु की प्लेटें होती हैं। गोलीय संधारित्र बनता है दो सेकेंद्रीय गोलीय चालक प्लेटों का युग्म। दो सेकेंद्रीय होनी चाहिए, गोलीय होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? चालक प्लेटें होनी चाहिए। तो अगर इसके अपन डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हो इसका डिजाइन कैसे इसको हमें बनाना है। तो जैसे मान लो एक चालक प्लेट तो मैंने ये मान ली, क्लियर? और बिल्कुल थोड़ा सा कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता त्रिज्या का, यह मैं दूसरी चालक प्लेट मान ली। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये वाली प्लेट है प्लेट नंबर ए और ये वाली प्लेट कौन सी है? बी। ये प्लेट हो गई ए और ये प्लेट कौन सी हो गई? बी। ठीक है, तो बड़ा ये तो हो गया आंतरिक प्लेट, ये हो गई बाह्य प्लेट। ठीक है, अब होता क्या है, इस प्लेट ए को हम चार्ज देते हैं। एक इस तरह व्यवस्था होती है कि प्लेट ए को आप बाह्य रूप से चार्ज कर सकते हो। तो इसके लिए यहां पर एक धातु की रोड सी लगी रहती है, ये इस तरह। तो ये एक मेटेलिक रोड है, धातु की छड़। ये क्या है? धातु की छड़। अब इसका संबंध बी से नहीं होता, इसलिए मैंने यहां डैश डैश करके बनाया है। ये केवल किससे कनेक्ट होती है? ए से कनेक्ट होती है, बी से सेपरेट रहती है। बी से इसका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि हमें पता है एक प्लेट को हमें चार्ज देना पड़ता है। तो यहां पर जो सेकेंडरी प्लेटें हैं, मतलब छोटी त्रिज्या वाली प्लेट जो है ए, उसको हम चार्ज देंगे। तो उसको चार्ज देने के लिए यहां एक धातु की रोड होती है, एक धातु की छड़ होती है, इससे अपन इसको कनेक्ट किया हुआ होता है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? इसको चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? इसे हम चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? तो सपोज करो मैंने इसे चार्ज दिया और मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, चालक प्लेटें हैं, धातु की प्लेटें हैं, तो हमें पता है कि सारा चार्ज, सारा का सारा जो आवेश है वो इसके सरफेस पर वितरित हो जाता है। संपूर्ण आवेश इस चालक प्लेट ए के पृष्ठ पर या सतह पर एक समान रूप से क्या हो गया? वितरित हो गया। क्लियर? अब जो हमें पता है कि ये जो संधारित्र हम बनाने जा रहे हैं उसमें एक जो प्लेट है ए, वो हमने धनावेशित कर दी है बाह्य स्रोत के द्वारा। तो अब इसके प्रेरण के कारण, इस धनावेश के प्रेरण के कारण बी के आंतरिक पृष्ठ पर उतना ही क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। बी के आंतरिक पृष्ठ में उतना ही क्या आ गया? ऋणावेश। और बाह्य पृष्ठ में उतना ही क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। ठीक है, ये प्लेट हमारी है बी। प्लेट ए के धनावेश के प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक सिरे पर, इंटरनल जो सिरा है उसमें होता है ऋणावेश आ गया और बाह्य सिरे पे क्या आ गया? धनावेश। तो बिल्कुल आपको पता है कि हम ये जो बाह्य सिरा है इसे क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं।
क्या कर दिया हमने इसको, ग्राउंडेड, भू संपर्कित कर दिया। तो अब क्या होगा, पृथ्वी भी चालक है, इसकी धारिता अनंत होती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और ये धनावेश को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेट बी का धनावेश पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो अब प्लेट बी पर केवल क्या रह गया, ऋणावेश रह गया। तो बन गया हमारा स्फेरिकल कंडेंसर या स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी गोलीय संधारित्र। क्लियर है? तो इस तरह हमने क्या बना दिया, गोलीय संधारित्र। तो अब हम इसकी क्या निकालेंगे, वही कैपेसिटेंस निकालेंगे, धारिता निकालेंगे, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो चलो उसके लिए मैंने मान लिया कि ये जो मेरा छोटा वाला गोला है इसकी त्रिज्या मैं मान रहा हूं R1। ठीक है? प्लेट ए, गोला का प्लेट ए की त्रिज्या क्या मान रहा हूं, स्मॉल r1, और ये जो बड़ा वाला गोला है इसकी त्रिज्या मैं क्या मान रहा हूं बच्चों, R2 मान रहा हूं। तो ये R2 है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, R1 है। क्लियर? तो हमें पता है कि प्लेट बी ग्राउंडेड है, प्लेट बी कैसी है, ग्राउंडेड है, भू संपर्कित है, तो इसका विभव तो क्या हो जाएगा, 0। प्लेट बी का पोटेंशियल, प्लेट बी का विभव क्या होगा, 0, क्योंकि ये कैसी है, ग्राउंडेड है। तो अब हम चाहे ऐसे बोल दें कि ए पर विभव या ए और बी के मध्य विभवांतर। अब ऐसे समझे भाई, मुझे क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, मुझे गोलीय संधारित्र की क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो धारिता के लिए अब जल्दी से बताओ, धारिता क्या होती है, क्योंकि धारिता तो बिल्कुल सभी प्यारे बच्चों को पता है, धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मानो मैंने इसको Q चार्ज दे दिया, ये मैंने प्लस Q चार्ज इसमें दिया हुआ है, तो C इज इक्वल टू होता है Q/V। V होता है दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। V क्या होता है, प्लेट A और प्लेट B के मध्य विभवांतर होता है। क्लियर? लेकिन हमें पता है कि प्लेट B तो ग्राउंडेड है, तो प्लेट B का विभव क्या होगा, 0 होगा। तो जब प्लेट B का विभव 0 है तो A और B के मध्य विभवांतर A के विभव के बराबर होगा। बहुत क्लियर बात है। तो फर्स्टली हमें ये काउंट करना है कि A पर विभव कितना है, A पर विभव कितना है। ठीक है, चलो मैं लिख भी दूं थोड़ा समझाने के लिए कि यहां जो V है वो क्या होगा, दोनों प्लेटों कौन कौन सी, A और B, दोनों प्लेटों A व B के मध्य क्या है, विभवांतर है। के मध्य क्या है बच्चों, विभवांतर। तो हमें पता है, इसलिए V इज इक्वल टू क्या हो गया, VA माइनस VB, VA माइनस VB। लेकिन प्लेट भी ग्राउंडेड है, प्लेट भी ग्राउंडेड है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका विभव क्या हो गया, 0। उसका विभव क्या हो गया, 0। तो चूंकि VB बराबर 0, इसलिए दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर A के विभव के बराबर आएगा। इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। बहुत क्लियर है बात ये। प्लेट B का विभव 0 है, इसलिए A और B के मध्य जो विभवांतर होगा वो A के विभव के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, हमें प्लेट A का विभव निकालना है। क्या निकालना है हमें, प्लेट A का विभव। तो विभव आप जानते ही हो, KQ/R। बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान देना, क्वेश्चनों में काम आएगा। हमें पता है चालक गोला है, A भी चालक है और B भी कैसा है, चालक। तो आपको पता है कि चालक गोले के अंदर उतना ही विभव होता है जितना सतह पे होता है। चालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव उतना ही होता है जितना उसकी सतह पर होता है। क्लियर? तो यह बिल्कुल ध्यान दें, A के विभव की आप बात कर रहे हो तो A पर इसके स्वयं के आवेश के कारण भी होगा विभव। जैसे मान लो इस पर कितना चार्ज है, प्लस Q।
ए वाले गोले पर, ए वाला जो चालक गोला है उस पर इस प्लस क्यू के कारण भी क्या होगा, विभव होगा। कितना होगा, के क्यू अपॉन आर वन। त्रिज्या कितनी है, R1, के क्यू अपॉन R1। लेकिन इस B का जो माइनस क्यू वाला चार्ज है इसके कारण भी तो होगा, क्योंकि भाई ऋणावेश ये वाला भी है। ए वाले गोले पर स्वयं के आवेश के कारण भी होगा। स्वयं का आवेश कितना है, प्लस क्यू, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, विभव होगा। लेकिन ए वाले गोले पर बी के कारण भी तो होगा, क्योंकि बी वाला जो गोला है उसकी सतह, आंतरिक सतह पर कितना ऋणावेश है, माइनस क्यू, तो अंदर तो होगा विभव। अंदर क्या होगा, विभव होगा। यानी ए पर क्या होगा, उसका विभव होगा, क्योंकि ए बी के अंदर है। ए गोला चालक गोले बी के अंदर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए पर कुल विभव क्या होगा, देखें। अतः जो गोला है, गोले ए पर, ये मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, कुल विभव, गोले ए पर कुल विभव क्या होगा भाई, स्वयं के आवेश के कारण भी होगा, स्वयं के आवेश के कारण विभव, प्लस गोले ए पर जो कुल विभव है वो स्वयं के आवेश के कारण भी होगा और बी के ऋणावेश के कारण भी होगा। स्वयं के आवेश के कारण विभव प्लस गोले बी के जो ऋणावेश है, गोले बी के ऋणावेश के कारण विभव। ये बात इसमें समझने की है कि गोले ए पर जो कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास ए है उस पर जब कुल विभव की बात करोगे तो भाई स्वयं के कारण भी होगा और जो बी का ऋणावेश है उसके कारण भी होगा। क्लियर? तो गोले ए पर कुल विभव यानी वी ए इज इक्वल टू, अब बताओ स्वयं का आवेश कितना है, प्लस क्यू, के क्यू अपॉन R1। तो ये हो गया बच्चों के क्यू अपॉन R1 प्लस बी का ऋणावेश कितना, माइनस क्यू, त्रिज्या कितनी, R2। अब बच्चा गलती क्या करता है, यहां R1 ले लेता है। भाई आप इसकी बात कर रहे हो माइनस वाले की, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R2। तो गोले बी के ऋणावेश यानी माइनस क्यू के कारण जब आप विभव निकालोगे, बिल्कुल विभव एक अदिश राशि है, धनावेश के कारण धन विभव होता है, ऋणावेश के कारण ऋण विभव होता है। तो हमें माइनस क्यू ही लेना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस के क्यू अपॉन R2, माइनस के क्यू अपॉन R2। तो इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो वी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए का विभव। तो समीकरण 2 से यही होगा विभवांतर। जो ए का विभव है वही दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, विभवांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि V इज इक्वल टू के क्यू। एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा ऊपर, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? तो बस बिल्कुल हमें पता है, स्टेप हमने बेसिक सीख लिया है कि जब भी धारिता की बात हम करेंगे तो हमें विभवांतर निकालना है। तो हमने विभवांतर निकाल लिया तो धारिता आपसे दूर बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगी धारिता, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन OV। तो इस V की वैल्यू रख दें इक्वेशन नंबर 1 में। देखो V का मान 1 में रखने पर V का मान समीकरण नंबर 1 में रखें तो देन वी विल हैव कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमें मिलने वाला है। तो क्या आएगा बच्चों, C इज इक्वल टू
Q अपॉन V। V की वैल्यू कितनी है? KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। क्लियर? Q से Q कट गया, ठीक है ना? तो क्या बचा हमारे पास? इसको मैं यहां लिख रहा हूं अब। तो C इज इक्वल टू, देखो बच्चों R1 R2 ऊपर चला जाएगा, तो R1 R2 अपॉन K एंड R2 माइनस R1, ठीक है? R1 R2 ऊपर चला गया अपॉन K R2 माइनस R1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, K की वैल्यू पुट कर दो, तो K क्या होता है? स्थिर वैद्युत नियतांक। K की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K को आप जब रखोगे तो 1 अपॉन K की वैल्यू रख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये आ गई गोलीय संधारित्र की धारिता। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है? बहुत अंडरस्टूड है बात कि R2 बड़ा है और R1 छोटा है, R2 ज्यादा है R1 कम है। तो यह कंफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता। आप R1 माइनस R2 नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप ऐसा लिखोगे तो आपको पता है कि R1 तो बड़ा छोटा है और R2 क्या है? बड़ा। तो ये मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। R2 हमने बड़ा लिया है ना, तो R2 नेगेटिव है तो मान क्या आएगा? नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव आ गया तो धारिता भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और आपको पता है कि धारिता इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। धारिता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो बिल्कुल यहां गलती नहीं करेंगे, बड़े में से छोटा घटाना है, R2 माइनस R1। तो क्या फॉर्मूला हो गया? गोलीय संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं यही कि क्या एक चालक, केवल एक चालक संधारित्र हो सकता है? क्या एक चालक संधारित्र हो सकता है? तो जवाब क्या आएगा? बिल्कुल हो सकता है, यस। तो दूसरी प्लेट कौन सी होगी उसकी? एक तो खुद हो गया। क्या एक चालक संधारित्र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी? पृथ्वी। दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी? पृथ्वी। क्लियर है? तो ये हो गया गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है बच्चों? एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है आपका बुक का एग्जांपल नंबर 11। क्या कह रहा है? एक समांतर प्लेट संधारित्र धारिता C है। एक समांतर प्लेट संधारित्र एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है? C। धारिता C है। इसकी प्लेटों के मध्य दूरी
इसकी प्लेटों के मध्य दूरी, स्मॉल डी है। प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है? स्मॉल डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि प्लेटों के मध्य, यदि प्लेटों के मध्य 3d/4 दूरी में, टोटल दूरी कितनी है? स्मॉल डी। तो 3d/4 डी से कम है, 3d/4 दूरी में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला एक पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी? परावैद्युतांक वाला पदार्थ, यानी कोई पदार्थ हमने भर दिया, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो बच्चों धारिता क्या होगी? तो जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, धारिता क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ में। एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो C है, दूरी प्लेटों के मध्य D है, तो उसमें से 3d/4 दूरी में, यानी जो हमने परावैद्युत पदार्थ भरा है उसकी मोटाई कितनी है? 3d/4 दूरी में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों बताओ, अब देखो C दे रखा है इसने धारिता, तो मैं Cm मान लेता हूं। क्या फॉर्मूला होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये होता कि नहीं होता? D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, क्लियर है? Cm। तो हमें पता है फॉर्मूला ये होता है कि जब भी स्मॉल d प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल A में T मोटाई का कोई प्लेट रखें, परावैद्युत प्लेट रखें जिसका परावैद्युतांक कितना है? K, और धारिता इस तरह इफेक्टिव होती है। क्लियर? तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? व्हाट आर यू गिवन? क्या आपको दिया हुआ है? दूरी D है, तो दे रखा है भाई 3d/4 दूरी में, तो बच्चों स्मॉल t का वैल्यू कितना हो गया? 3d/4। ठीक है, बाकी तो एप्सिलॉन आर आपको दे रखा है, k भी मान सकते हो और एप्सिलॉन आर भी मान सकते हो। ठीक है, तो रख के देखिए इसमें, तो बच्चों Cm इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3 माइनस T की वैल्यू कितनी है? 3d/4, ये मोटाई है, तो ये हो गया 3d/4, और आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर? क्वेश्चन दे रखा है एप्सिलॉन आर, तो मैंने एप्सिलॉन आर रख दिया K। ये 3d/4 दूरी में, प्लेटों के मध्य 3d/4 दूरी में, यानी ये हो गई प्लेटों की मोटाई। तो ऐसे हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या आता है हमारे पास? Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ऐसे ले ले 4, तो क्या आएगा बच्चों? 4d माइनस 3d, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये 4 का चला जाएगा ऊपर। क्लियर? 4 ऊपर चला गया, तो 4d माइनस 3d, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इसी में हम सॉल्व करें तो Cm इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब देख रहे हैं 4d, 3d इंटू 1 माइनस का 3d, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3d अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, 3d अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर है? तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है, ये धारिता आ गई हमारे पास।
कि Cm इज इक्वल टू क्या आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 4d माइनस 3d कितना हो गया d प्लस 3d अपॉन एप्सिलॉन r। क्लियर है? ठीक है, तो ये धारिता हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d प्लस 3d अपॉन एप्सिलॉन r। तो इसे अपन आगे भी सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब आप देखो ये आपको दे रखा है धारिता C है, तो अगर हमें C को आप देख सकते हो, C के फॉर्म में लेना चाहे इसको आप देखो Cm इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ठीक है, तो एक बार आपको दिख रहा है D कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन r। D कॉमन आ रहा है, D हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन r। तो यहाँ क्या बच गया Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया अलग से, जो कि C होता है। ये धारिता क्या हो गई C निर्वात वाली, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये बचेगा हमारे पास 4 एप्सिलॉन r, ये ऊपर चल जाएगा ना, और एप्सिलॉन r प्लस 3। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो ये रहा, और ये 4, ये मैंने एलसीएम लिया एप्सिलॉन r प्लस 3, एप्सिलॉन r प्लस 3, और जो नीचे का एप्सिलॉन r है ऊपर चला जाएगा 4 एप्सिलॉन r। तो धारिता Cm इज इक्वल टू, और ये वैल्यू किसकी होती है C की, तो Cm इज इक्वल टू C 4 एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 3। तो धारिता इतना गुना बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ लिया गोलीय संधारित्र पढ़ा हमने। अब केवल आपका संधारित्रों का संयोजन और ऊर्जा हानि बची हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।